नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 452 लाख की लागत से 35,500 वर्ग फीट में विस्तृत कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया है और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। ये नए कल्याण मंडपम के लोकार्पण के लिए आज यहां आने पे मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं नगर निगम को, कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसके जरूरत के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सुविधाएं जुटाना किसी भी लोकप्रिय सरकार का कार्य होना चाहिए। नागरिक सुविधाओं को जितना ही सहज और सरल हम बना सकें, उससे आम जन की समस्या का समाधान का भी एक मंच प्राप्त होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के इस समय में अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसकी आय के अनुरूप सुविधाओं को भी हम आसान बना सके। वे रवि किशन जी के पास पैसा है तो वह 12-15 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसको सरकार भी सपोर्ट करती। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी हम देते हैं, लेकिन साथ साथ अगर कोई अलग से कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसको 11,000 में या 25,000 में अगर इतना बड़ा कल्याण मंडपम मिल जाए तो शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी अन्य कार्यक्रम, वह आसानी से अपने सभी हित मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुला करके बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकता है। अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने ये पहल प्रारंभ की और आप गोरखपुर नगर निगम में ये 7वां कल्याण मंडपम बन रहा है, जिसमें से एक का पहले लोकार्पण हो गया है और दूसरा ये अभी इसका लोकार्पण हो रहा है। 5 अभी निर्माणाधीन है। मैंने तो अपनी विधायक निधि का पूरा पैसा इसी प्रकार के कल्याण मंडपम के लिए ही दे दिया है। ये महानगर के अंदर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं। कोई बिछिया में बन रहा है, कोई राप्ती नगर में बन रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर उनके निर्माण का कार्यक्रम मानबेला, मोरीपुर, नकहा, राप्ती नगर, बिछिया, ये 5 स्थानों पर यह कार्य हम लोग कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, जिससे महानगर के अंदर किसी भी मोहल्ले में गरीब हो या अमीर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो उसके लिए आसान हो सके, सुविधा संपन्न हो सके और वह भी उस अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को बहुत मनोयोग के साथ, उत्साह और उमंग के माहौल में आयोजित कर सके। इसमें लगभग 250-300 लोगों के लिए बैठने के लिए सभागार है, किचन भी है, ऊपर भी सभागार भी है, 6 अटैच रूम भी हैं जो सभी एसी हैं। ये सभी आंगन, जितना बड़ा एक कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, इस पूरा आंगन पार्किंग के लिए भी है और अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए भी है।
क्योंकि जब अतिथि आएंगे तो अगर हॉल में कार्यक्रम होगा तो भोजन वगैरह बाहर पवाना पड़ेगा। रवि किशन ने अपने घर के पास जगह नहीं छोड़ी है कि कभी आप लोगों को खिलाने के लिए बुला सके, लेकिन हम लोगों ने कल्याण मंडपम में ये पूरी व्यवस्था दी है कि वहां पर कोई आएगा तो स्वागत सत्कार की व्यवस्था हो, लोगों को खिलाने की व्यवस्था भी हो और आसानी से सभी कार्यक्रम, पार्किंग की व्यवस्था भी हो। पार्किंग भी आप कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं वहां आपको प्राप्त हो सकती है। नगर निगम जैसी संस्थाएं नगर निकायों के लिए एक मानक बन सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से, उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी, और उसकी कीमत तो वही होगी जो रवि किशन अभी लकड़ी की बात कर रहे थे। तो बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था बनाने से होता है, पहल करने पे होता है, और ये काम केवल एक नगर निगम का नहीं है, एक महापौर के अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केवल कार्यकारिणी की नहीं, बल्कि नगर निगम के सभी पार्षद। नगर निगम के अंदर अगर आपने साफ स्वच्छ वातावरण दिया है, स्वच्छता के कार्यक्रम को जिसको प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता देते हैं, उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हमने महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर योगदान दिया, बरसात के पहले पहले सभी जो नालों में सिल्ट भरी पड़ी है, कूड़ा भर गया होगा, इन सब की सफाई हो जाए तो बरसात में कहीं जल प्लावन नहीं होगा, जल जमाव नहीं होगा। नाली सफाई हो, नियमित रूप से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो। केवल हम ट्रीटमेंट के लिए सरकारी व्यवस्था को नहीं, बल्कि कुछ प्राकृतिक पद्धति को भी नेचुरल प्रोसेस के साथ भी जोड़ करके अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दें तो अपने आप में एक इनोवेशन हो जाएगा, लोगों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। जैसे गोरखपुर में नगर निगम ने किया है। गोरखपुर में अब बरसात के दौरान गोरखपुर सिटी दो भागों में बंटती नहीं है, पूरा गोरखपुर महानगर, आज चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, गुड़धवा नाले से उत्तर का सारा पानी जाकर के रामगढ़ ताल में निकल जाता है, रामगढ़ ताल से वो फिर सीधे आगे जाकर के तरकुलानी तक चला जाता है। जल जमाव की समस्या से मुक्ति। सिटी के अंदर भी नालों की प्रॉपर अगर सफाई समय पे हो जाती है, कहीं जल जमाव नहीं होगा। लेकिन पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए
आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें, एक पेड़ मां के नाम। यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण असमय बरसात होना, अत्यधिक बारिश हो जाना या कभी सूखा पड़ जाना, क्या इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित होता है? पूरा समाज और जो भी त्रासदी की चपेट में आता है वो पूरा मोहल्ला, पूरा जनपद उसकी चपेट में आता है। कोई भी निर्दोष व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके कि नहीं, हमें इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से इसके समाधान का रास्ता निकालना है, तो समस्या अगर मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही देना पड़ेगा। और समाधान पर्यावरण की समस्या का समाधान ही है एक पेड़ मां के नाम। आप कहीं भी सड़कों की सड़क चौड़ी हुआ है, उसके बाद जो जगह बची हुई है फुटपाथ को छोड़ करके स्पेस जो है उसमें आप एक पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए, छायादार पेड़ लगाइए। नदी का कैचमेंट एरिया हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद एक कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पर कब्जा न होने दें। कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको पाड़ दिया, नदी को नाला बना दिया। नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है और हम भी अपने यहां लगाएं। मोहल्लों में लगा सकते हैं, पार्क होगा, पार्क के चारों तरफ भी लगाइए। एक कल्याण मंडप में चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ये पेड़ लंबे समय तक रहेगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। आंवला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं और भी किसी भी प्रकार के फलदार पेड़ हमारे पास है। 50 करोड़ से अधिक नर्सरी हम लोगों ने तैयार की है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम,
उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में इस इवेंट को बनाने वाले हैं और बाकी अलग अलग तिथियों में कल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 15 अगस्त तक चलेगा। एक पेड़ मां के नाम हम लोग लगाएंगे और मैं फिर आप सबसे कहूंगा, आप सभी इसके साथ जुड़िए। रवि किशन जी हर वार्ड में जाकर के इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले हैं। आप सभी लोग उनके साथ मिलकर के मोहल्ले के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में वृक्षारोपण के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो व्यापक पैमाने पे इसको सफलता प्राप्त होगी और गोरखपुर महानगर स्वच्छ, सुंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों,
सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। 1 रैंक 1 पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।